हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आरसीसी में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज भी हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे। क्वेश्चंस कवर करेंगे कुछ, और उनसे रिलेटेड कुछ पीछे का रिवीजन भी होता जाएगा। सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इफ फाई इज द डायमीटर ऑफ बार इन टेंशन, अ स्टैंडर्ड हुक इज इक्विवेलेंट टू एंकरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रेट लेंथ गिवन बाई। कहने का मतलब ये है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्ट्रिप्स में हुक बनाते हैं। मान लीजिए ये स्टिरअप है, ये ऐसे स्ट्रिप बनाते हैं हम, ऐसे। तो इनको जोड़ के ऐसे एक हुक बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे करके हुक होता है इनको जोड़ने के लिए। तो ये जो हुक मुड़ रहा है, एक्चुअली ये कई तरीके से मुड़ता है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जुड़ता है। सबका अलग अलग होता है, अलग अलग से हुक बनता है। तो इन सारे अलग अलग हुक के लिए अलग अलग से डायमीटर फिक्स किए गए हैं कि कम से कम कितना होना चाहिए डायमीटर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। इफ फाई इज द डायमीटर ऑफ बार इन टेंशन, अ स्टैंडर्ड हुक इज इक्विवेलेंट टू द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लेंथ गिवन बाई। एंकरेज वैल्यू का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये बीम है, ये बीम है, और ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये बीम है। इसमें क्या होगा, स्टील लगी होगी बार। स्टील बार इस कॉलम के अंदर तक कितनी दूरी तक ले जाएं, कॉलम के फेस से कितनी दूरी तक ले जाएं, उसको बोलेंगे एंकरेज वैल्यू। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एंकर करने का मतलब, मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ। एंकर करने का मतलब ही होता है पकड़ के रखना। ठीक है, अब वो चाहे हम ऐसे यहाँ तक रखें, और चाहे इसको घुमा के ऐसे लगा दें ये बॉटम वाली बार को, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, बॉटम वाली बार को उठा के ऐसे लगा दें, और ये बीम और कॉलम ऐसे हो जाए। ठीक है, एक्चुअली यही चीज जो है एंकरेज कहलाती है। एंकरेज का मतलब होता है पकड़ के रखना, बांध के रखना। ठीक है, तो इस एंकरेज वैल्यू को पूछा है कि अगर स्ट्रेट लेंथ है तो क्या है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप वो फॉर्मूला याद रखिए। उस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितना रखना है। ठीक है, तो मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला है एंकरेज लेंथ, है ना, एल डी। कितना होना चाहिए, 4 पर 45 डिग्री। हर 45 डिग्री पे, हर 45 डिग्री पे 4 यानी कि 4 गुणे डायमीटर। ठीक है, इतने होना चाहिए। अब आपको ये पूछा क्या है, स्ट्रेट लेंथ वाला पूछा है। तो मैंने 4 केस बताए थे। अगर 45 डिग्री पे होगा तो 4, अगर 90 डिग्री पे होगा तो 8, अगर 135 डिग्री पे होगा तो 12, और अगर स्ट्रेट लाइन यानी कि ऐसे वाली लाइन बन जाए, मैं ये रेनफोर्समेंट बार थी, इसको घुमा कर ऐसे फिर से एंकरेज कर दिया, ये सबसे अच्छी लाइन मानी जाएगी, क्योंकि इसमें बॉन्डेज बहुत अच्छी होगी। ये एकदम मोड़कर पूरा रखा गया है। जबकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे कम एंकरेज की जरूरत पड़ती है, हम ऐसे भी लगा सकते थे, हम ऐसे भी लगा सकते थे, और हम सीधे ऐसे भी 90 डिग्री पे भी लगा सकते थे। लेकिन फिर भी हमने उसको 180 डिग्री घुमा कर रख दिया। मतलब कहने का है कि ये सीधी लाइन जो दिखा रही है आपको, ये जो सीधी लाइन आपको दिखा रही है यहाँ पे, ये सीधी लाइन 180 डिग्री शो कर रहा है हुक। 180 डिग्री, मैंने कहा था हर 45 डिग्री पे 4 होगा। तो 180 में कितनी बार हो गए, 4 बार। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 16 आंसर जो होगा कितना होगा, सी ऑप्शन 16 आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मैंने पहले भी समझा रखा था, इस बार भी मैंने समझा दिया अच्छे से। ये चीज ध्यान रखेंगे। एंकरेज का मतलब पकड़ के रखना होता है। कॉलम के अंदर तक सरिया कितनी अंदर तक रखी जाए, कितनी लेंथ बढ़ा के रखी जाए, उसको बोलेंगे एंकरेज वैल्यू। कभी कभी इसी को डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है कंक्रीट की। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पता है 1/7 से 1/15 के बीच में होता है लगभग। जनरली जो लॉन्ग रेंज होता है 1/7 से 1/15 होता है, लेकिन 1/10 हम एक फिगर में मान सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1/10। जितनी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उससे लगभग 1/10 उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्टिरप्स या फिर हुप्स इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम शैल नॉट बी लेस देन, स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्टिरप्स, जो स्टिरप्स हैं मैंने बता रखा था स्टिरप क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं, देख लीजिए आप लोग। ये बीम है, इस बीम में स्टिरप बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये चीज तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ऐसे। तो ये जो छल्ले लगे हैं ये शियर इन्फोर्समेंट को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। इनको हम की शियर रिंग्स या शियर कीज भी बोल सकते हैं, इनको स्टिरप्स भी बोल सकते हैं, है ना। ये चीज आप लोगों को पता है। और यहाँ पे एक और वर्ड आपको सामने दिख रहा है, हुप्स। तो अगर हुप वर्ड आ गया तो भी आप समझ जाइए कि ये स्टिरप्स की बात कर रहा है। इतने सारे नाम हैं इनके। तो मिनिमम मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, नहीं हाँ, शैल नॉट बी लेस देन का मतलब मिनिमम ही है। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 150 mm, ठीक है। 150 mm स्पेसिंग मिनिमम होनी ही चाहिए, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी नियरली, M50 ग्रेड के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी लगभग। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि 1/10 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से होगी, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग इक्वल टू कितनी होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन 10। अभी हमने पढ़ा है, यानी कि 50 बोला था तो 50/10 करेंगे तो लगभग 5 न्यूटन पर mm² है। इसीलिए कंक्रीट को हम ये मानते हैं कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में नगण्य है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में नगण्य माना जाता है क्योंकि 50 के कंपेरिजन में 5 तो बहुत ही कम माना जाएगा, उसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होगी। इसीलिए हम रिइंफोर्समेंट के तौर पे स्टील बार प्रोवाइड करते हैं ताकि टेंशन में बेयरिंग अच्छी आ सके, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अच्छी आ सके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A simply supported RC beam having clear span of 5 meter and support width 300 mm has the cross section as shown in figure. What is the effective span of beam as per IS 456? IS 456 के अकॉर्डिंग बीम की स्पैन पूछा है। तो स्पैन आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं एग्जांपल से एक फिगर बना के समझता हूं। सिंपली सपोर्टेड बोला था तो ये बीम है, ठीक है, ये कॉलम है और ये बीम है। ये इसको जो आपको ये दिख रहा है बाहर से बाहर, इसको बोलते हैं LC, यानी कि क्लियर स्पैन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन बोलते हैं। और जो कॉलम के सेंटर से, जो कॉलम के या सपोर्ट के सेंटर से सेंटर तक होगा, ये वाले डिस्टेंस, इसको बोलेंगे LE। LE मतलब इफेक्टिव स्पैन। स्पैन को हिंदी में पार्ट बोलते हैं। पार्ट का मतलब है कि दो सपोर्ट के बीच में, वो भी दो क्रमागत सपोर्ट के बीच में, ये नहीं कि किसी भी सपोर्ट के बीच में मान लेंगे, दो क्रमागत सपोर्ट के बीच में जो खाली, जो मतलब बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं क्या, स्पैन। अब स्पैन दो टाइप की होती है, एक क्लियर स्पैन होता है और दूसरा होता है इफेक्टिव स्पैन, प्रभावी पार्ट और क्लियर पार्ट। तो क्लियर पार्ट मैंने बता दिया कि जो कॉलम का अंदर वाला फेस है, कॉलम के अंदर वाले फेस से कॉलम के दूसरे वाले कॉलम के अंदर वाले फेस का बीच में जो होता है वो क्लियर स्पैन होता है। जबकि सपोर्ट के सेंटर से लेके दूसरे सपोर्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इफेक्टिव स्पैन होती है। और जनरली हम लोग कैलकुलेशन में इफेक्टिव स्पैन ही लेते हैं, ठीक है, इफेक्टिव ही काउंट कर किया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखेंगे, जो ये केस मैंने बताया है ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बताया है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने बताया है, ये चीज याद रखेंगे। अभी मैं कैंटिलीवर के लिए भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्या पूछा है, सिंपली सपोर्टेड बीम बोला है, विड्थ कितनी है बी, विड्थ विड्थ लिख लेते हैं, बी दिया है 300 mm, और क्या दिया है, स्पैन दिया है क्लियर स्पैन
LC दिया है 5 मीटर, 5 मीटर यानी कि इसको हम 5000 mm कह लेंगे, क्योंकि यूनिट से होना चाहिए कैलकुलेशन में। अब इफेक्टिव स्पैन निकालना है हमें, तो इफेक्टिव स्पैन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था अभी, टोटल है, सेंटर टू सेंटर है इफेक्टिव स्पैन, तो LC में कितना जोड़ दें कि इफेक्टिव स्पैन आ जाए। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इस कॉलम के सेंटर तक जितनी डिस्टेंस आ रही है ये वाली, और इस कॉलम के सेंटर से आधी की डिस्टेंस कितनी आ रही है, इतनी अगर जोड़ दी जाए तो हो जाए। तो अगर सपोर्ट बराबर है, अगर सपोर्ट बराबर है तब तो हम सीधे कह देंगे बी LC प्लस बी कर देंगे, लेकिन जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस B1/2 प्लस B2/2। अब ये B1/2 B2/2 मैंने क्या लिखा है, ये क्या है, ये B1 जो है इस पहले वाले कॉलम का ये है चौड़ाई, ये B1 है, ठीक है, और दूसरे वाला कॉलम की चौड़ाई कितनी है, ये B2 है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, B1 B2 हो गया। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिंपल सा एक विड्थ दिया है, यानी कि दोनों तरफ की विड्थ को बराबर मान लिया है। अगर दोनों तरफ की विड्थ बराबर मान लिया है तो क्या होगा, लेंथ देखिए क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ LC कितनी दी थी 5000 प्लस विड्थ कितनी है 300, B1 होगा 300/2, B2/2 मतलब 300 ये भी होगा क्योंकि बराबर मान लिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 5300 mm, ये आएगा इफेक्टिव लेंथ। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी शायद, ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 5300 mm, ठीक है। ये चीज क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंपली सपोर्टेड के लिए मैंने बताया। मान लीजिए अगर ये सिंपली सपोर्टेड ना होकर के कैंटिलीवर बीम होता तो उस केस में क्या होता, मैं खुद को अपने इसमें से पहले मैं रिमूव करता हूं। हाँ, अगर ऐसा होता कि कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर ऐसी बीम होती तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही विड्थ दिख रही है, एक ये विड्थ दिख रही है यहाँ वाली, बाकी और कोई विड्थ दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये LC इधर है यहाँ से यहाँ तक, LC फेस कॉलम के फेस तक है, उसके बाद हम यहाँ B/2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे LC जो होगा कितना होगा, सॉरी LE इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, क्लियर स्पैन प्लस B/2, क्लियर स्पैन प्लस B/2, ये होगा कैंटिलीवर के लिए, ठीक है। और कैंटिलीवर, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट इन RCC बीम इज गिवन बाय, RCC बीम में मैक्सिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कितना होता है। मैंने दो चीज बताया था, मिनिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट और मैक्सिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। दोनों बातें एक बार फिर से मैं बता देता हूं, रिवाइज हो जाएगा आपका। AST मिनिमम अगर पूछा, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम का मतलब ये है कि शुड बी ग्रेटर देन कितना, 0.85 BD/FY, 0.85 BD/FY, ये है मिनिमम। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, AST मैक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन, है ना, शुड नॉट बी ग्रेटर देन मतलब कहने का है कि लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, ऐसे ऐसे होना चाहिए, कितना 0.4 B/D। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सिमम जब हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं या फिर मानते हैं तो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील में 0.4 इंटू कैपिटल D होता है, लेकिन जब मिनिमम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ स्मॉल d होता है। और ये बात मैंने क्लियरली बता रखा है कि स्मॉल d को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ और कैपिटल D को बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ जो होता है ऊपर से लेके मतलब टॉप से लेके बॉटम तक पूरा होता है, जबकि इफेक्टिव डेप्थ जो होता है स्टील रिइंफोर्समेंट के
जो बॉटम का रिइंफोर्समेंट है उसके सेंटर तक होता है टॉप से, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, इन अ सिंपली सपोर्टेड सिंगली reinforced कंक्रीट बीम द reinforcement इज प्लेस्ड। सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम में ये बात सबको पता है कि जहां पे टेंशन जनरेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे वहां पे हम लोग reinforcement देते हैं, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड पूछा है, तो सिंपली सपोर्टेड में हमको पता है, मान लीजिए एक बार फिर से मैं बीम बना देता हूं, ये बीम है, ये बीम है। अगर इस पे हम लोडिंग लगा देते हैं तो क्या होगा, लोडिंग लगाने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, ये था, अब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो ये इतनी जो नीचे आया है ये इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, को डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है। तो जहां पे टेंशन आता है, हॉगिंग सॉरी सैगिंग मोमेंट आता है, जहां पे टेंशन आता है वहीं पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बॉटम पे। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आप देखते हैं क्या लिखा है, एट द न्यूट्रल एक्सिस। नहीं, बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है, ना ही कंप्रेशन होता है ना ही टेंशन होता है, वो सबसे सेफ जोन होता है न्यूट्रल एक्सिस। अबव द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जनरेट होता है, बिलो न्यूट्रल एक्सिस, हाँ न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही टेंशन जनरेट होता है। न्यूट्रल एक्सिस की मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कोई सेक्शन है बीम का कोई सेक्शन है, उसमें नीचे अगर रिइंफोर्समेंट लगा है, ऊपर से लोड लगाया जा रहा है, तो ये कंप्रेशन होगा और ये टेंशन होगा, ठीक है। और जो मैंने ये लाइन खींची है बीच में, ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस पे ना ही टेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा, वो न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, वो एकदम फ्री है। नेक्स्ट, इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखा है, कुछ टेबल बनी है, आप टेबल देखेंगे। कंक्रीट खंडों के 10 मीटर पार्ट तक के लिए अनुमत विक्षेप के लिए अवयवों के पार्ट व प्रभावी गहराई का अनुपात। अवयवों का पार्ट मतलब क्या है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो बता रहा है। क्या बता रहा है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो, LE/D, इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पैन अपॉन डी रेशियो कितना कितना होना चाहिए ये बता रहा है। तो मैं बता देता हूं इफेक्टिव ये किसके किसके लिए कितना होना चाहिए। अगर बीम है तो कितना होना चाहिए, इसके 3 पार्ट में चेंज करेंगे हम लोग, 1 2 3। लेंथ या इफेक्टिव स्पैन अपॉन डेप्थ कितना होना चाहिए, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो 20 होगा। सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होगा, सिंपली सपोर्टेड को शुद्धा लंबित बीम भी कहते हैं। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो 26, कॉन्टिन्यूअस के लिए 26 और कैंटिलीवर के लिए 7। ये बात आपको एकदम याद करके ही चलना है, एग्जाम में हाल में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम के लिए 26, मैंने बीसी लिखा है क्या, कंटिन्यूअस बीम के लिए 26 और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 7, कैंटिलीवर के लिए सॉरी सिंपली के लिए 20 और कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, इतना होता है। इसके अलावा स्लैब में अगर आपको याद करना है तो स्लैब में 2 केस और बना लीजिए। स्लैब में क्या है, अगर वन वे स्लैब है तो 30 किसके लिए, वन वे स्लैब के लिए। टू वे स्लैब में भी 3 केस दे दिया है। अगर टू वे स्लैब है तो टू वे स्लैब में के लिए क्या है, ये है सिंपली सपोर्टेड के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, और 40 है कॉन्टिन्यूअस के लिए, मतलब सतत। और प्रास स्लैब का मतलब होता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में L/D का रेशियो जो होगा वो 12 होगा। एक बार फिर से याद कर लीजिए, एक बार फिर से याद कीजिए, सिंपली सपोर्टेड में बीम में 20 होता है, कैंटिलीवर में कितना होता है, 7 होता है, कंटिन्यूअस में 26 होता है। अगर हम स्लैब की बात करें तो स्लैब में वन वे स्लैब में होता है 30, टू वे स्लैब में 35 40 12। 35 किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, 40 किसके लिए होता है, 40 किसके लिए होता है, कंटिन्यूअस स्लैब के लिए, और प्रास स्लैब यानी कि कैंटिलीवर स्लैब के लिए होता है 12।
अभी एक चीज आपको कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि वन वे स्लैब टू वे स्लैब क्या है, तो मैंने पहले ही एक बार डिस्क्राइब कर दिया था क्या होता है वन वे स्लैब। अगर एल वाई अपॉन एल एक्स 2 या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो उसे बोलेंगे क्या, वन वे स्लैब है। क्या है, वन वे स्लैब। लेकिन एल वाई अपॉन एल एक्स अगर 2 या 2 से कम हो जाए तो ये होगा टू वे स्लैब। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, टू वे स्लैब। ठीक है। अगला, द assumption मेड इन theory ऑफ reinforced सीमेंट कंक्रीट बीम इज दैट। reinforced सीमेंट कंक्रीट बीम में कुछ assumptions हैं, कुछ अवधारणाएं हम मान के चलते हैं, वो क्या हैं डिस्कस करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय द स्टील reinforcement। बिल्कुल हम सही है, बिल्कुल मान के चलते हैं कि जितनी भी टेंसाइल फोर्सेस हैं कंक्रीट नहीं झेलेगी, सारी की सारी टेंसाइल रिइंफोर्समेंट स्टील को झेलना होगा। ठीक है, स्टील को ही बियर करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल ट्रू लिखी है, सत्य बात है। अगला है, स्टील एंड कंक्रीट आर स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। ये भी बिल्कुल सत्य बात लिखी है, इलास्टिक लिमिट हम मान के चलते हैं। हालांकि रियल में इलास्टिक नहीं होता है, क्योंकि इलास्टिक होता तो फिर वो फेल नहीं होता। इलास्टिक रियल में नहीं होता है, लेकिन क्या है, अब मान के हम लोग चलते हैं कि ऐसा होगा। फिर कह रहा देयर इज सफिशिएंट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट के बीच में एक प्रॉपर बॉन्ड होना चाहिए या होता है, ये भी सही है। हमें भी मान के चलते हैं कि अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, ये भी ट्रू है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर आर ट्रू, करेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, a slab is designed as a two-way slab if the ratio of long span to short span is smaller than। अभी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि लॉन्ग स्पैन एल वाई, लॉन्ग स्पैन क्या है एल वाई, और स्मॉलर है एल एक्स। क्या कह रहा है, शॉर्टर देन टू है, इसका मतलब क्या है, क्या है वो, टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले डिस्कस कर लिया, उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग रिवाइज करते रहिए, पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज कीजिए, है ना। कुछ नए क्वेश्चंस आपको बुक से लगाने हैं, जो बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। जो कंफ्यूजन हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए रिमोट एकेडमी पे, या फिर टेलीग्राम कीजिए, वहां पे आपका सोल्यूशन जो है अगले वीडियो में मिल जाएगा। और हो सकेगा तो जो आप कमेंट में क्वेश्चन करेंगे, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमने जो पढ़ाया है आपको पसंद है, या फिर आपको लगता है कि आपके किसी अन्य जानने वालों को जरूरत है इस चीज की, तो आप लोग शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।